आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा मैकाट्रॉनिक्स। यूनिट नंबर 5 मैकाट्रॉनिक्स के एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये सर्किट डायग्राम एक मैकाट्रॉनिक सिस्टम का है। इस सर्किट डायग्राम में 3 पोजीशंस दिखाई गई है, पोजीशन ए, बी एंड सी। तो ये बताना है कि ए बी सी की जगह पर क्या क्या यूज होगा, ये क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सिग्नल आता है। सिग्नल आकर उस सिग्नल को हम कंट्रोल करते हैं, उस सिग्नल को हम फॉरवर्ड करते हैं। उस काम के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं वो करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर क्या हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट पॉइंट पर ए और डी में से कोई एक होगा। उसके बाद बी पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट हमारा जो सिग्नल होता है वो एक्चुएट होता है। कंट्रोल हो गया, कंट्रोल होने के बाद वो हमारा एक्चुएट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर कहाँ पर है, माइक्रो प्रोसेसर के बाद यहाँ। और जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन होने के बाद हम एक फीडबैक लेते हैं, और जो फीडबैक लिया जाता है वो सेंसर के थ्रू लिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए है माइक्रो प्रोसेसर, बी एक्चुएटर, सी सेंसर। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैच करने हैं। सबसे पहला है सेंसर। सेंसर का क्या काम होता है, ये डिवाइस होती है जो फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट जनरेट करती है उसी के अकॉर्डिंग। तो सेंसर्स क्या हुए, फीड सेंस कर रहे हैं, फिजिकल इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं। ऐसा अगर हम यहाँ सेकंड लिस्ट में देखते हैं, सेकंड लिस्ट में ऑप्शन डी है हमारा, फिजिकल इनपुट ले रहा है और आउटपुट अकॉर्डिंगली जनरेट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सेंसर कहाँ मैच हो रहा है, एट एस। प्रोसेसर, प्रोसेसर का काम क्या होता है, सेंसर से जो हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा को कंप्यूट करना, उस डेटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना। तो प्रोसेसर के लिए ऑप्शन आर अगर हम देखें, इट इज ए डिजिटल डिवाइस which perform computation on the data received from sensor। तो बी अगर देख रहे हैं, बी मैच हो रहा है आर पर। उसके बाद है हमारा एक्चुएटर। एक्चुएटर मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करता है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमें मैकेनिकल आउटपुट जनरेट कर रही है उसे हम बोलते हैं एक्चुएटर। तो ऑप्शन पी अगर हम देखते हैं, इट इज ए डिवाइस विच जनरेट मैकेनिकल आउटपुट। तो वो मैकेनिकल आउटपुट लीनियर हो सकता है और एंगुलर हो सकता है। सो सी हमारा मैच हुआ एट पॉइंट पी। डी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर
एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सो क्यू। तो यहाँ से एक तरह से हम देखें तो चार अलग अलग क्वेश्चंस बन चुके हैं। सेंसर कोई पूछता है तो आपके पास है प्रोसेसर है, एक्चुएटर है, ट्रांसड्यूसर है। ऐसा अगर हम देखें ए एस यहाँ पर है, यहाँ पर है, डी आर भी दोनों जगह पर है, सी पी यहाँ पर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। Which one is the example of fourth level of mechatronics? मैकाट्रॉनिक्स के चार लेवल थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल में उसमें एआई आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो कंट्रोलर आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया। सारी फैसिलिटी इन्वॉल्व जहाँ हो जाती हैं, वो अपने आप सेंस करके उससे फीडबैक लेकर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, सारी चीज़ें ऑटो करेक्ट कर रहा है, वो फोर्थ लेवल मैकाट्रॉनिक्स में आता है। कैसेट प्लेयर की बात करें तो कैसेट प्लेयर में एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। रिले की बात करें, रिले भी हमारा सेकंड लेवल का मैकाट्रॉनिक्स है। माइक्रो कंट्रोलर थर्ड लेवल में आते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर बचता है एक रोबोटिक्स, जो फोर्थ लेवल मैकाट्रॉनिक्स के अंदर आता है। विच वन इज एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर? एनालॉग ट्रांसड्यूसर इनमें से कौन सा होता है? LVDT इज ए एनालॉग ट्रांसड्यूसर। ये एनालॉग सिग्नल हमें देता है, तो ये एनालॉग ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में होगा। विच वन इज नॉट सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर? सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर इनमें से कौन सा नहीं है? थर्मिस्टर इज नॉट ए सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। Which one of the following is piezoelectric crystal? पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एग्जांपल क्या है? जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज हमारा पाइजोइलेक्ट्रिक सेंसर होता है। Which mechanism is used for intermittent motion? जो हमें स्टेप बाय स्टेप मोशन दे रही है, रुक रुक के मोशन दे रही है, वो कौन सी मैकेनिज्म होती है? इंटरमिटेंट मोशन के लिए हम राचेट एंड पॉल मैकेनिज्म का यूज करते हैं फॉर इंटरमिटेंट मोशन। यहाँ पर दिया हुआ है गियर कनेक्टिंग टू शाफ्ट विच आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ऐसी शाफ्ट जो ना पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, क्या बोलेंगे हम? वो हमारे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होते हैं, और इनमें हाई वेलोसिटी रेशो होता है। अगर हाई वेलोसिटी रेशो हमें रिक्वायर्ड है तो हम वॉर्म एंड वॉर्म व्हील यूज करेंगे। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट फ्लो रेट of the fluid is constant for same increment of steam movement. This statement is genuine. जो इक्वल परसेंटेज वॉल्व होता है, इक्वल परसेंटेज वॉल्व में जो आउटपुट में परसेंटेज चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट होता है सेम इंक्रीमेंटल के लिए। सेम वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके लिए जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट होता है इक्वल परसेंटेज वॉल्व में। If a charge particle or charge carrier are placed in magnetic field, then they will deviate from its original path. It is called edge. ये एक डेफिनेशन होती है हमारी हॉल इफेक्ट की। हॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसे डेविएट कर देता है, उसके पाथ को डेविएट कर देता है। नेक्स्ट, if the frequency of the input signal to a system
is increased the amplitude of output. अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो आउटपुट एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट रिड्यूसिंग। हॉल इफेक्ट डिवाइस सेंसिटिव टू, जब हम हॉल इफेक्ट की बात करते हैं तो हॉल इफेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। विच टाइप ऑफ एक्चुएटर हैव मोर पावर आउटपुट, किस एक्चुएटर में पावर आउटपुट हमारी ज़्यादा होती है, विच टाइप ऑफ एक्चुएटर। तो मोर पावर आउटपुट के लिए हम जो यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर की पावर ज़्यादा होती है। ए स्टेपिंग मोटर इज ए, स्टेपिंग मोटर जो होती है वो इंक्रीमेंटल डिवाइस होती है, इज ए इंक्रीमेंटल डिवाइस। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ए गियर हैज 24 teeth, pinion consists 8 teeth. If pinion speed is 30 rpm, then gear speed in rps. तो एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ टीथ और आरपीएम में, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। 1 हम मान लेते हैं गियर और 2 हम मान लेते हैं पिन। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 24, number of teeth on pinion 8 is equal to number of rpm of gear, sorry rpm of pinion, रिवर्स होता है, rpm of pinion, पिनियन का rpm हमें दिया हुआ है 30 अपॉन rpm of gear। यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो rpm ऑफ गियर आ जाएगा 10 rpm। पर यहाँ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं उसमें दिया हुआ है हमें इन आरपीएस, जब आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 600 आरपीएस। यहाँ पर 600 आरपीएस हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेम ऑफ 3 लिंक मैकेनिज्म प्रोड्यूसिंग कंस्टेंट आउटपुट, ऐसी मैकेनिज्म जो कंस्टेंट आउटपुट दे रही है और जिसमें 3 लिंक होते हैं, कौन सी है हमारी यहाँ पर, कैम एंड फॉलोवर, इस टाइप की मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर ए मशीन आर कॉल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर बोला जाता है, they are called software। which one is self generating transducer, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कौन सा है इनमें से, फोटो वोल्टेइक इज द सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग, जो मशीन में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बिट्स ओनली 0 and 1। अब फिर से एक न्यूमेरिकल, ए शाफ्ट इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 रेडियन पर सेकेंड, आरपीएम रेडियस दिया हो, रिवॉल्यूशन दे दिए 30 रेडियन पर सेकेंड, एंड ट्रांसमिट ए पावर ऑफ 10 किलोवाट, पावर दे दी हमें 10 किलोवाट। शाफ्ट डायमीटर इज 60 mm, डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 60 mm। फोर्स अप्लाइड, फोर्स पूछा है कितना फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर मैं पावर का फॉर्मूला लेता हूँ 2 पाई
एन टी अपॉन 60। किस केस में? जब एन रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हो। अगर एन रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया होगा तो एन अपॉन 60 की जगह सिर्फ हम एन यूज करेंगे। पावर हमें यहाँ पर दी हुई है 10 2 पाई इंटू एन दिया है 30 इंटू टी। तो यहाँ से जब टॉर्क कैलकुलेट किया जाएगा वो आ जाएगा 1/6 पाई किलो न्यूटन मीटर। अब टॉर्क की अगर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू रेडियस। तो टॉर्क 1/6 पाई इज इक्वल टू फोर्स, डायमीटर दिया हुआ था 60, तो रेडियस हो जाएगी 30 mm। और जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.03 मीटर, सो इंटू 0.03। इसे सॉल्व करने से एफ की वैल्यू आ जाती है 1.77 किलो न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से ये 5th यूनिट का MCQ कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।